27th amendment 26th amendment के पास होने के एक साल बाद 13 नवंबर 2025 को 27th amendment पास की जाती है। 26th amendment की तरह 27th amendment भी एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेती है पास होने में। 1 से 1.5 महीने के दरमियान ये पास होती है, कुछ इजलास में होते हैं। इसके अलावा जैसे कि बहुत से अपोजिशन के लीडर्स इस पे इस मुखालिफ भी होते हैं कि ये ना पास हो, लेकिन फिर भी ये पास हो जाती है क्योंकि 2/3 मेजोरिटी जैसे चाहिए होती है कि अमेंडमेंट के लिए नेशनल असेंबली से अलग और सेनेट से अलग वो यहाँ मिल जाती है। सेनेट से हमें 64 मेंबर्स चाहिए होते हैं और यहाँ भी 64 मेंबर्स मिलते हैं, और उसके अलावा नेशनल असेंबली से और 224 मेंबर्स चाहिए होते हैं और यहाँ 237 मेंबर्स की तादाद मेंबर्स इसके हक में वोट करते हैं। तो ये इस तरीके से पास हो जाती है। इसमें जो एक अमेंडमेंट में जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो वो 3 जनरली एरियाज में होते हैं। या तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए चेंजेस की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं, या तो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, और या तो जुडिशरी सेक्शन में चेंजेस होते हैं। तो 26 अमेंडमेंट की तरह 27 अमेंडमेंट में हम देखते हैं कि जुडिशरी के सेक्शन में मेनली और उसके बाद मिलिट्री और प्रेसिडेंशियल सेक्शन में चेंजेस किए गए हैं। इसमें हम तफसील में बात करेंगे आर्टिकल टू आर्टिकल। बात करते हैं पहले जुडिशरी सेक्शन में जो एक मेन ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज आया है वो आर्टिकल 175 बी एक नया आर्टिकल इंस्टॉल किया गया है। इस आर्टिकल के मुताबिक एक नया कोर्ट वजूद पजीर आया है जिसका नाम द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये अब पाकिस्तान की कोर्ट इराकी में, जिस पहले सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट होता था पाकिस्तान का, अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसने जगह पकड़ ली। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अब हाईएस्ट लेवल पे होगा, और जो उसके मेन इख्तियार जो पहले सुप्रीम कोर्ट के हुआ करते थे अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के होंगे। उस इख्तियार में अगर बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि 26 अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस लाई गई थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, और उसी से ही इख्तियार उसी टाइम ही ट्रांसफर हो गए थे उन्हीं बेंचेस को ही, और अब सिर्फ उन बेंचेस को खत्म करके वो बेंचेस से डायरेक्ट जो कोर्ट तश्कील दिया है तो इस कोर्ट में ही डायरेक्ट इख्तियारात पहुंचा दिए गए। तो अब वो इख्तियारात क्या थे 26 अगर आपने नहीं देखी हमारी वीडियो तो हम आप वापस उसको रिकॉल करते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन केसेस होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है उनके अगर वायलेशन होगी, अगर किसी की फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब है, वो पॉलिटिकल अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वहां पे फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उनको सुनेगा। उसके अलावा फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान या प्रोविंसेस के आपस के दरमियान, एक प्रोविंस के दूसरे प्रोविंस के दरमियान अगर कोई लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है, तो वो भी डायरेक्ट उसकी केस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुनेगी। ये पहले आर्टिकल 184 में सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हुआ करती थी, जो कि अब खत्म कर दिया गया है आर्टिकल 184। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ केसेस, ये पहले 26 अमेंडमेंट के जरिए तो नहीं दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को, लेकिन अब ये आर्टिकल 186A इसको भी खत्म कर दिया गया। इसके तहत क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार होता था कि एक कोर्ट को अगर वो ये देख के महसूस करे कि वहाँ कोर्ट केस सही से नहीं चल रहा है या वो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है केस, तो वो केस उठाकर वो दूसरे कोर्ट में दे दे, दूसरे हाई कोर्ट में, दूसरे प्रोविंस के हाई कोर्ट में दे दे। और उसके अलावा 26 अमेंडमेंट के जरिए इख्तियार दिया गया था कि वो उस केस को अपने पास भी डायरेक्ट ला सकता है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी डायरेक्ट उसे सुन सकता है ड्यूरिंग ट्रायल। और उसके अलावा अब ये आर्टिकल मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया क्योंकि अब ये इख्तियार दे दिया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को। उसके अलावा आर्टिकल 175 बी से लेकर एल तक, मतलब कि बी सी डी ई ऑनवर्ड्स एल तक, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बारे में मजीद डिस्कस किया गया, जैसे कि उसके कंपोजिशन और जजेस, कितने जजेस होंगे, कोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा और क्या क्या इख्तियारात मजीद इनसे हट कर, जो मेन इख्तियारात से हट कर और इख्तियारात होंगे, वो ये सारी बातें फिर यहाँ डिस्कस की गई है। और इसको हम मजीद क्लियरली डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में जब हम कोर्ट सुप्रीम लीगल सिस्टम द कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या द हिरार्की ऑफ कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जब हम पढ़ेंगे। तो ये से आगे बढ़ते हैं। ये एक और चीज आई, ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस।
विदाउट देयर कंसेंट। आर्टिकल 200 में पहले ये होता था कि एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, प्रेसिडेंट ये ट्रांसफर करेगा, चीफ जस्टिस को ये इख्तियार मिलेगा और ये वो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करेगा उनके कंसर्न के साथ। जिस जज को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके कंसर्न के साथ उसको ट्रांसफर, अगर वो कहे कि मैंने नहीं जाना है तो फिर उनको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये कहा गया है कि अगर वो कहे कि मैंने नहीं जाना है दूसरे कोर्ट तो उनकी इस बात को उनकी रिजाइनेशन मानी जाएगी, मतलब उन्हें ऑफिस से उनके ओहदे से निकाल दिया जाएगा। तो दो बातें कही गई है कि अगर या तो वो ट्रांसफर होंगे और अगर वो ट्रांसफर के लिए ना कहे तो उन्हें डायरेक्ट रिजाइन कर दिया जाएगा, उनकी इस ना को रिजाइन कहा जाएगा। ये आर्टिकल 2A में ये बात कही गई है, सब क्लॉज 2A आर्टिकल 200। उससे आगे प्रेसिडेंशियल पावर्स जैसे कि 18th अमेंडमेंट के जरिए बहुत से पावर्स दबा दिए गए थे, तो यहाँ नए कुछ पावर्स दिए, जिसमें से पहला आर्टिकल 59 के जरिए जो एडवाइजर्स प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है वहाँ प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स होते हैं 5, अब उनकी तादाद 7 कर दी गई है। और उसके अलावा आर्टिकल 248 में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को दे दी गई है। अब इम्यूनिटी से क्या मुराद है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एक शख्स पे जिसको इम्यूनिटी दी जाए वो मुकम्मल तौर पे उस पे पूरी उसे किसी भी केस में उसे नहीं पकड़ा जाएगा। तो कोई भी एक क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, उस पर कभी भी कोई केस फाइल ही नहीं होगा, उसे किसी जिसका मुजरिम करार ही नहीं दिया जाएगा, तो इसे कहते हैं इम्प्यूनिटी। तो पहले क्या होता था कि आर्टिकल 248 के तहत जो हमारी गवर्नर्स होते थे और प्रेसिडेंट होता था तो उसे ये इम्प्यूनिटी दी जाती थी, लेकिन सिर्फ ड्यूरिंग ऑफिस, मतलब कि जब तक वो ऑफिस में है उनको ये इम्प्यूनिटी होगी। लेकिन अब ये कहा गया कि वो अगर ऑफिस से हट भी जाए, रिजाइन हो जाए या एज ए प्रेसिडेंट के ओहदे से उनको हटा दिया जाए तो वो फिर भी उनके पास ये इम्प्यूनिटी होगी, ये लाइफ लॉन्ग इम्प्यूनिटी है। तो इसके बाद आगे मिलिट्री सेक्शन में मेन चेंजेस किए गए हैं, जिसे पहला चेंज ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये एक ओहदा हुआ करता था जिसके तहत क्या होता था कि जितने भी जो 3 सेक्शन है मिलिट्री के, जो एयर फोर्स, नेवल फोर्स और हमारी जो आर्मी है, इन तीनों के जो एक कोऑर्डिनेशन के लिए, इन तीनों के आपस में एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक ओहदा होता था, एक जिसके तहत ये इन तीनों में एक कोऑर्डिनेशन करता था और ये इन तीनों के ही इक्वल होता था। ये इसका काम सिर्फ ये होता था कि ये इन तीनों के दरमियान वॉर टाइम है और इस आम मामलात में इनके दरमियान के राब्ते एक्सचेंज करें, इनको क्या करे, कोऑर्डिनेट करे। अब क्या किया गया कि इसको CDF के साथ बदल दिया गया, मतलब अब इस ओहदे को खत्म करके अब CDF एक नया ओहदा इसकी जगह पे तश्कील दिया गया, जिससे मुराद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब ये क्या करेगा, इसके सिर्फ टाइटल नहीं बदला गया बल्कि इख्तियारात भी ज्यादा कर दिए गए हैं। इसके इख्तियारात इससे ज्यादा है, ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन के लिए हुआ करता था। यहाँ पे ये जो है ना, ये एक सुप्रीम कमांडर की तरह होगा। हमारे 3 फोर्सेस, 3 डिफेंस फोर्सेस जो कि बहरी, बर्री और हवाई जो फोर्सेस हैं, उनके एक चीफ कमांडर होगा। उनके तीनों के दरमियान वॉर टाइम में जो ये उनको कमांड देगा, जो उनको स्ट्रेटजी पोजीशन बताएगा, वो उस पर क्या करेंगे, अमल करेंगे, क्योंकि ये उनका क्या होगा, एक तरीके से बड़ा हो गया इन तीनों के। तो ये आर्टिकल 243 में ये चेंज लाया गया है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके रिकमेंडेशन, वो नाम रिकमेंड करेगा आर्मी में से ही, और ये फिर प्राइम मिनिस्टर उसको क्या करेगा, अपॉइंट करेंगे। जैसे कि अभी जो फर्स्ट CDF के ओहदे पे अपॉइंट किया गया है वो आसिम मुनीर को अपॉइंट किया गया है, जो कि हमारे फील्ड मार्शल है। उसके अलावा इसके लिए ही 243 के सब क्लॉज 5 से 11 तक एक नए सब क्लॉजेस लाए गए हैं। ये नए क्लॉजेस है और ये बयान करते हैं मजीद CDF के ओहदे के बारे में। अब इसको चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा एक और चीज़ के
a 5-star rank will remain in office for life. ये एक 5-star रैंक, ये एक टॉप हाईएस्ट और लास्ट एक रैंक होता है, मतलब जब तक जहाँ तक एक बंदा पहुंच सकता है. तो ये मिलिट्री में होता है, जिसका मकसद, जिसको एक बहुत कम लोगों को ये मिलता है. और अब इसको क्या होगा कि ये रिमेन इन ऑफिस होगा फॉर लाइफ लॉन्ग. इसके इस ओहदे, इसके इस हुनर में इसको ये चीज़ प्रिविलेज दी गई कि मतलब कि इससे मुराद ये कि ऑफिस में मुराद होने से ये कि ये नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी काम करेगा, बल्कि वो जो प्रिविलेजेस होंगे, जो विद इन ऑफिस जो उसको अलाउंसेस मिलेंगे, जो उसकी सैलरी होगी, वो यूनिफॉर्म जो पहनता है, वो अपने ऑफिस से हट जाने की मतलब कि अगर वो काम ना भी करे तो उसे ये पूरी ज़िंदगी उसे ये सैलरी भी मिलेगी, ये प्रिविलेजेस, ये सब कुछ उसी तरीके से मिलेगा. तो उसके अलावा अगर इम्पीच का मतलब अगर उसे अगर इस रैंक से अगर किसी बंदे को हटाया जाए तो लाइफ लॉन्ग जो ऑफिस से हटा दिया जाए, तो इसका एक ही प्रोसीजर होगा जो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब है. प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जाता है, उसके लिए एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको 2/3 पहले एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती, पहले पूरे आधे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको एक नोटिस देना होता है जो स्पीकर ऑफ द असेंबली को, फिर स्पीकर ऑफ द असेंबली पर वोट वो करता है, फिर पहले उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर वोट्स होते हैं और 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के मेंबर्स की, और उसके बाद ही फिर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है. तो इससे मतलब कि कहना ये कि मतलब उसको एक तरीके से बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर चांसेस है कि अगर उसको हटा दिया जाए इस ओहदे से. उसके अलावा जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को इम्प्यूनिटी दी गई, हमने इम्प्यूनिटी बताया कि क्या होती है. तो आर्टिकल 248 में ये जो 5-स्टार रैंक ऑफिसर है, इसको भी जो हमारे नेवी में हो, जिसमें जिसे कहते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट, उसको टाइटल दिया जाता है, या हुआ हवा एयर फोर्स जिसको मार्शल ऑफ द एयर कहा जाता है, जो 5-स्टार ऑफिसर होता है. और इसके अलावा फील्ड मार्शल जो जमीन मतलब आर्मी का जो होता है. तो ये जो 5-स्टार ऑफिसर्स ये तीनों, इनको अब ये इम्प्यूनिटी इनको भी दे दी गई. इससे एक चीज़ हम आपको समझाते चले कि फील्ड मार्शल जो होता है वो 5-स्टार, मतलब कि हर फील्ड मार्शल तो 5-स्टार ऑफिसर होता ही है, लेकिन हर 5-स्टार ऑफिसर फील्ड मार्शल नहीं होता. मतलब कि इन तीनों में से अगर किसी की बात की जाए तो ये वाला ओहदा सबसे रेयर ओहदा होता है. तो ये तीन इनको भी अब क्या की दी गई है, लाइफ लॉन्ग इम्प्यूनिटी दे दी गई है. और इसके अलावा ये जो हमने यहाँ फ्रेज लाया है, ये जब भी कोई अमेंडमेंट होता है तो वहाँ अगर आप ये फ्रेज देखिए म्यूटलस म्यूटेंडस, इससे मुराद ये होता है अप्लाई द सेम टू द अदर्स. मतलब कि हमने जब ये अमेंडमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ प्रेसिडेंट के सेक्शन में जब इम्प्यूनिटी की बात की गई, तो जब मिलिट्री के सेक्शन आर्टिकल 248 में जब इन पर भी यही इम्प्यूनिटी की बात की गई कि इनको भी ये इम्प्यूनिटी दी जाएगी, तो उसमें जो वर्ड आया तो वही नहीं था कि इनको भी तीनों को दी जाएगी, बल्कि ये आया था कि म्यूटेंडस. मतलब इससे ये इस फ्रेज से मुराद ये होता है कि सेम वहाँ जो चीज़ डिस्कस हुई थी वो इन तीनों पर भी अप्लाई होगी. तो एज अ लॉ स्टूडेंट आप इस तरीके के फ्रेजेस भी आपको समझना ज़रूरी है. और इसी से ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है. इसको इसमें कौन से आर्टिकल्स गलत किए गए, कौन से आर्टिकल सही किए गए, इसको आप बेहतरी समझ सकते हैं. हमारे मुताबिक जो नया कॉन्स्टिट्यूशन कोड, जिसको बहुत जुडिशरी में जो लॉ एक्सपर्ट्स है वो इस पर मजीद तनकीद कर दे कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियार वो हटा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक वक़्त दे दी गई, उसकी इख्तियार को इतना कम कर दिया गया. लेकिन हमारे ओपिनियन के मुताबिक एक नया सही फैसला किया गया, क्योंकि पहले भी जब ये कोर्ट बनने से पहले भी जो राय थी वो ये थी कि बैकलॉग ऑफ केसेस, मतलब कि केसेस सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज़्यादा थे, तो एक नया कोर्ट अब उस केसेस को थोड़ा कम कर देगा. तो वापस वहाँ पे भी जुडिशरी होगी. लेकिन जो लाइफ लॉन्ग इम्प्यूनिटी प्रेसिडेंट को देना या मिलिट्री ऑफिसर्स को देना, ये हुनर में दी जाती है और ये दुनिया में बहुत कम ममालिक में होती है और वो सिर्फ विद इन ऑफिस होती है. लेकिन इनको लाइफ लॉन्ग ये चीज़ एक गलत बिल्कुल स्टेप है. और उसके अलावा जो हाई कोर्ट के जजेस, उनकी मर्जी के बगैर उनको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देना, ये पॉइंट एक गलत पॉइंट है. अगर हम इसकी एनालिसिस, इसके प्रोस कॉस में अगर हम बात करें तो ये इसकी मुकम्मल बात है.